अगर आपको दुनिया में इस वक्त कोई ओपन जेल देखनी हो जहां पर लोग देखने के अंदर तो अपने घरों में आज़ादी से रह रहे हो, लेकिन असल में गवर्नमेंट इन्हें किसी कैदी या रोबोट की तरह ट्रीट करती हो, जो इनके इशारों पर चलें, वही कुछ देखें, वही कुछ सोचें जो कि ये गवर्नमेंट और इस मुल्क का डिक्टेटर चाहता है, तो नॉर्थ कोरिया को देख लें। हम सब ने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इन और इसके बाप दादा की अपनी आवाम पर जुल्म सितम और इनको पाबंदियों की कैद के अंदर रखने की कहानियां तो सुन रखी हैं, लेकिन हाल ही में किसी तरह से नॉर्थ कोरिया से इंपोर्ट होने वाले एक मोबाइल फ़ोन ने दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मौजूद हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। We've got hold of this phone that was smuggled out of North Korea last year. And it shows some of the surprising lengths the regime is now going to censor information. Phone, you can see that he's now also blocking people from using popular South Korean words. Look what happens when I type in the word oppa. This word literally means older brother in Korean, but people here in South Korea now use it as slang to refer to their boyfriends as well. When I enter it, it automatically changes to the word comrade. अब बाज़ार दिखने के अंदर तो ये बिल्कुल एक आम सा मोबाइल फ़ोन लगता है, लेकिन इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर अपनी आवाम को अंधेरे के अंदर रखने की और इनको ब्रेन डेड करने की कितनी कोशिशें कर रहा है। BBC की रिसर्च के अंदर ये मालूम हुआ कि इस डिवाइस के अंदर एक खौफनाक किस्म का स्क्रीनशॉट फीचर शामिल है जो कि इसको इस्तेमाल करने वाले शख्स की हर एक हरकत पर नज़र रखता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल किया गया ये मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर हर 5 मिनट के बाद खुद ब खुद एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसको एक ऐसे लॉक्ड फोल्डर के अंदर बंद कर देता है जिसे इस फ़ोन को इस्तेमाल करने वाला शख्स कभी भी नहीं खोल सकता, बल्कि ये लॉक्ड फोल्डर सिर्फ नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ही खोल कर देख सकती है ताकि ये पता चला सके कि कोई शख्स फ़ोन पर कोई गैर कानूनी चीज़ को तो नहीं ढूंढ रहा और हुकूमत के खिलाफ तो कुछ नहीं लिख रहा। और इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर एक और फीचर है कि ये साउथ कोरिया, जिसके साथ नॉर्थ कोरिया की इंडिया पाकिस्तान जैसी दुश्मनी है, इसके टाइप किए जाने वाले लफ्ज़ों को भी फ़िल्टर कर देता है। मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया के अंदर लफ्ज़ ओपा जो कि आम तौर पर बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको बॉयफ्रेंड या फिर मोहब्बत करने वाले शख्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर ये लफ्ज़ एक स्लैंग या फिर गाली के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और यही वजह है कि जब भी नॉर्थ कोरिया के अंदर आप इस लफ्ज़ को अपने मोबाइल पर टाइप करने की कोशिश करें तो ये खुद ब खुद इसको कॉमरेड लफ्ज़ के अंदर बदल देता है और साथ साथ ये ख़तरनाक वार्निंग देता है कि इस लफ्ज़ को आप सिर्फ बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा एक लम्हे के लिए नॉर्थ कोरिया के लोगों की ज़हनी अज़ियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जो कि वैसे तो सिर्फ इस डिक्टेटर की खिदमत के लिए ज़िंदा है, लेकिन साथ साथ इनकी टाइप की जाने वाली, देखी जाने वाली और सुनने जाने वाली हर एक चीज़ को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसके अंदर लफ्ज़ निम्पान को टाइप करने की कोशिश करें यानी साउथ कोरिया, तो ये इस लफ्ज़ को खुद ब खुद ऑटो करेक्शन के जरिए कठपुतली रियासत या फिर पपेट स्टेट के अंदर बदल देता है। और ये वो लफ्ज़ है जो कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट साउथ कोरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करती है कि ये अमेरिका की पपेट स्टेट है। ये मोबाइल फ़ोन 2024 के अंदर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन डेली NK की तरफ से नॉर्थ कोरिया से स्मगल किया गया था। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर वैसे तो आम लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसको सिर्फ कुछ मिलिट्री और कुछ मखसूस लोगों के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, और वो भी गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि इस मुल्क का तमाम मीडिया जैसा कि अखबार, रेडियो और TV चैनल्स तो पहले ही हुकूमत के कंट्रोल में है, जहां पर दिन रात किम जोंग इन और इनके ख़ानदान की तारीफ़ें की जाती हैं और बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का कितना अजीम तरीन मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि आज हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में जो कुछ भी पता है वो दरअसल यहाँ पर रहने वाले छोटे मीडिया ब्रॉडकास्टर की बदौलत है, जो कि इस हुकूमत से चोरी छुप के शॉर्ट और मीडियम रेडियो फ्रिक्वेंसीज के जरिए साउथ कोरिया तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। और इसके अलावा हज़ारों USB स्टिक्स और माइक्रो SD कार्ड हर महीने नॉर्थ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया की तरफ से स्मगल किए जाते हैं, जिसके अंदर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कि ये डिक्टेटर दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। मिसाल के तौर पर इसके अंदर साउथ कोरिया का म्यूज़िक, इसकी फिल्में और इसके अलावा जमहूरियत जैसी ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन और बाहर की दुनिया कैसी है इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और यही वो वजह है जो कि लोगों को अपनी जान पर खेल कर इस जहन्नुम से निकलने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन इस जालिम डिक्टेटर का हुक्म है कि किसी को भी अगर साउथ कोरिया या फिर चीन के बॉर्डर के पास भागते देखो तो फ़ौरन से उसको गोली मार दो। और इसीलिए हर साल सुनहरे ख्वाब आंखों के अंदर सजाए आज़ादी की उम्मीद लिए कई सौ लोग इसी कोशिश के अंदर अपनी जान दे देते हैं। हालांकि कोरोना के दिनों के अंदर इसने चाइना के साथ बॉर्डर पर इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने का हुक्म दिया, जिससे स्मगलिंग तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो गई। लेकिन मसला ये है कि ये कोई जानवर नहीं है बल्कि इंसान है जिनको सोचने और तजस्सुस से रोका नहीं जा सकता। साल 2020 के अंदर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक कानून पास हुआ जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स गैर मुल्की मीडिया की कोई इन्फॉर्मेशन को या रिपोर्ट को नॉर्थ कोरिया के अंदर फैलाएगा तो इसको कैद या फिर मौत की सज़ा हो सकती है। और फिर साल 2023 के अंदर साउथ कोरिया की ज़बान को इस्तेमाल करना, इनके लफ्ज़ बोलना या फिर लहजे को अपनाना जुर्म करार दे दिया गया।
और फिर इसके बाद ये पाबंदियां इस मुल्क के अंदर बनने वाली डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल कर दी गई ताकि कोई भी साउथ कोरिया की ज़बान को, इनके कल्चर को या इन्फॉर्मेशन को देख ही ना सके। और आज के टाइम के अंदर यही स्मार्टफोन्स नॉर्थ कोरिया के लोगों को ज़हनी तौर पर गुलाम बनाने का एक नया हथियार बन चुके हैं और हर रोज़ ये शख्स अपने लोगों पर मजीद सख्तियाँ बढ़ाता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इसने बाकायदा एक नई फोर्स बनाई है जिसका नाम है यूथ क्रैकडाउन स्क्वाड्स, जो कि इन लोगों की निगरानी करते हुए अचानक या फिर शक की बुनियाद पर इनके मोबाइल फ़ोन को छीन लेते हैं और इनके मैसेजेस चेक करते हैं कि कहीं पर साउथ कोरिया की ज़बान या फिर कोई सीक्रेट चीज़ तो इस्तेमाल नहीं की जा रही, और जो कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाए उसको फांसी दे दी जाती है। शायद बाकी लोग जो कि आज नॉर्थ कोरिया के अंदर जिंदा हैं सिर्फ इस एक वजह से जिंदा हैं कि किम जोंग इन ये सोचता है कि अगर ये लोग भी फांसी पर चढ़ गए तो मैं हुकूमत किस पर करूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के अंदर जापान की शिकस्त के बाद कोरिया को 38 पैरेलल नॉर्थ लाइन के जरिए दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया। इस लाइन के नॉर्थ के अंदर मौजूद कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ के अंदर मौजूद कोरिया को साउथ कोरिया का नाम दिया गया। नॉर्थ कोरिया का निज़ाम सोवियत यूनियन की मदद से कम्युनिज्म के ज़ेर असर चला गया, जो कि बाद में डिक्टेटरशिप के अंदर बदल गया, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका की मदद से एक डेमोक्रेटिक रियासत के अंदर बदल गया। और ये दोनों रियासतें बिल्कुल इसी तरह से आज भी मौजूद हैं। और उस टाइम के अंदर ये दोनों मुल्क ये दावा करते रहे कि पूरे कोरिया पर हुकूमत करने का हक इनके पास है। और इसी इख्तलाफ की वजह से 27 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने अचानक से 38 पैरेलल नॉर्थ लाइन को पार करते हुए साउथ कोरिया पर हमला कर दिया ताकि पूरे कोरिया को हासिल कर सकें। इस जंग को कोरियन वॉर का नाम दिया गया, जो कि 3 सालों तक जारी रही, जिसके अंदर 2 से 4 लाख के करीब लोग मारे गए। और इस जंग के अंदर चाइना और सोवियत यूनियन यानी रशिया ने नॉर्थ कोरिया का, जबकि अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने साउथ कोरिया का साथ दिया। और हम देखते हैं कि ये इत्तेहादी ताल्लुकात आज भी इसी तरह से कायम है। 1950, shortly after Soviet and American troops withdrew, communist North Korea invaded the south. Within months, United Nations troops were squeezed into a small area in the southeast. It was the first military action of the Cold War. The UN then counterattacked, pushing North Korean forces back into their own territory. But this prompted China to intervene, and UN troops were forced to retreat in disarray back beyond the 38th parallel. अब हुआ कुछ यूं कि 1953 के अंदर ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अमन मुआहदा नहीं हुआ, और इसीलिए ये दोनों मुल्क टेक्निकली तौर पर आज भी जंग की हालत के अंदर हैं। इसके बाद हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने कई हमलों के जरिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी की और कई दफ़ा साउथ कोरिया पर हमले करने की भी कोशिश की, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साल 2006 के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को शुरू किया ताकि एक ऐसा मिसाइल बना सकें जो कि साउथ कोरिया को सपोर्ट करने वाले इनके दुश्मन अमेरिका तक पहुंच सके। और आखिरकार सितंबर 2017 के अंदर इनका छठा और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके बाद किम जोंग इन ने नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। वरना शायद 2017 के अंदर ही अमेरिका और इसके इत्तेहादी नॉर्थ कोरिया पर भी इराक और अफगानिस्तान की तरह हमला कर चुके होते। और आज के टाइम के अंदर इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ साउथ कोरिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक खतरा बन चुका है। और बिल्कुल यही वजह थी कि आज अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले सदारती दौर के अंदर इस डिक्टेटर को ठंडा करने की और समझाने की बहुत कोशिश की। और डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इस मुल्क के अंदर चल कर गया ताकि इसको मना सके कि नॉर्थ कोरिया के साथ सुलह कर लो, इनके साथ ट्रेड शुरू करो और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो। लेकिन हमने देखा कि इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, क्योंकि आज भी नॉर्थ कोरिया अमेरिका मुखालिफ रशिया, चीन और ईरान के ब्लॉक का हिस्सा है। और ये बंदा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कभी भी एटमी हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से जापान और अमेरिका जैसे मुल्क जो कि इसके करीब मौजूद है वहाँ पर जंग छिड़ सकती है। और इस जंग को आज के दौर के अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर बदलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जाते जाते आपसे एक सवाल कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 2025 चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इस वक्त कौन सा साल है? अपना जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फाइनली अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।